अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। सर हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताएं। आप तो बट से हैं, वहाँ पे आपकी कोई मेमोरीज? यार आई वाज बहुत अच्छा सिटी है टोबा टेक सिंह, बड़ा पीसफुल है, छोटा सिटी है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट है टोबा टेक सिंह अब। और मेरी चाइल्डहुड बहुत अच्छी रही। मैं एक डॉक्टर फैमिली में ही पैदा हुआ। मेरे फादर पीएचडी डॉक्टर हैं। और इसी तरह मेरे चाचू और बाकी फ्रॉम पैटर्नल साइड मैटरनल साइड दोनों साइड पे काफ़ी डॉक्टर्स हैं। तो आई वॉज़ बॉर्न इन दैट सर्कमस्टांसिस के जब वो बच्चे को रेज़ किया जाता है ना, तो हमारे चाइल्डहुड में ही उसके बता दिया जाता है उसको कि आपको डॉक्टर ही बनना है। तो इसी तरह मैं और मेरी बहन है एक, माशाल्लाह शी इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। और हमें शुरू से ही यही कहा गया कि आपने डॉक्टर ही बनना है। तो बहुत अच्छा हमारा रहा। मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था बचपन में। स्कूल में हमेशा पोजीशंस आती थी मेरी। और स्पोर्ट्स के अंदर भी मेरी बहुत ज़्यादा होती थी हमेशा कंट्रीब्यूशन। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट करता था और इस तरह की चीज़ों के अंदर। और ओवरऑल वेरी लविंग और बड़ी एक अच्छी हेल्दी और जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारा, और बहुत बहुत मज़ा आया चाइल्डहुड के अंदर। सर आप शरीफ मेडिकल कॉलेज से हैं, तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। आपके कोई मेमोरेबल मोमेंट्स, आपके कोई मेमोरेबल फ्रेंड्स, टीचर्स? शरीफ मेडिकल सिटी जो है ना, वो अगर मैं कहूँ कि पूरा कैरियर मेरा एक बॉडी है, तो उसका जो हार्ट है वो शरीफ मेडिकल सिटी है। बिकॉज शरीफ मेडिकल सिटी ने ही वो पहचान दी है आपको जो इस वक्त हम जिस मुकाम पर हैं, या आगे कहीं पर भी जाएंगे, उसमें शरीफ सिटी का तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। शरीफ सिटी के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने शरीफ सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने एफएससी तक जो है ना बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर ली थी। तो शरीफ सिटी का जो पूरा जो 4 साल है ना, वो मैंने बहुत बहुत फ़न में गुजारे। मैंने इंजॉय भी किया और खेला कूदा भी, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना उनको मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर मैं कैप्टन रहा बीडीएस का 2 इयर्स। और बाकी हर काम में जिसे कहते हैं ना, वो लीडर बन के आगे आगे घूमना और सारों को साथ लेके चलना, और हॉस्टल लाइफ एंजॉय की बहुत ज़्यादा शरीफ के अंदर। बाकी मेमोरेबल फ्रेंड्स जितने भी हैं, मेरे हॉस्टल के जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ आज तक बात होती है। मेरे जूनियर्स, रैगिंग बहुत की मैंने शरीफ सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे जितने भी जूनियर्स हैं वो जानते होंगे। मेरे जो इंस्टेंट जूनियर्स हैं जो कि 2-3 साल वाले, उन्होंने उनको मेरे नाम से दहशत आती थी जब भी मेरा नाम लिया जाता था रैगिंग के हवाले से। तो लेकिन आज वही जूनियर्स जो हैं वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और उनके साथ बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। उनसे बहुत रिस्पेक्ट का और बहुत प्यार का रिलेशन बन गया। तो बहुत अच्छा रहा हमारा शरीफ सिटी के अंदर। बहुत बहुत इंजॉय किया मैंने। सर आपके कोई टीचर जिनका क्या? टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी टीचर्स हैं मेरे, ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर उज़ैर बिन अख्तर साहब का। वो मतलब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हेड हैं इस वक्त शरीफ के अंदर। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर अजीमा होती थी फ़र्स्ट ईयर के अंदर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर सुमैर थे। फिर प्रोफेसर डॉक्टर नुमान जो इस वक्त शरीफ सिटी के प्रिंसिपल भी हैं डेंटल कॉलेज के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके क्लिनिक के ऊपर भी मैंने जो है वो इंटर्नशिप की ऑलमोस्ट 9 to 10 months। और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा, और जितना कुछ मैंने सीखा है अपने टीचर से, और मेरे टीचर्स ने बिला किसी जिसे कहते हैं ना कोई गर्ज़ के, और मतलब बहुत ही उन्होंने जो सिखाने के अंदर किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज तक ये सिलसिला जारी है कि मैं अपने टीचर्स के जो है ना वो हमेशा उनका ममनून हूँ। मैं इन डेप्थ हूँ हमेशा। मैं कभी भी वो डेप्थ चुका नहीं सकता जो उन्होंने मुझे सिखाया। सर आप शरीफ में आप डॉक्टर नीलम से कैसे मिले? हम क्लास फेलो से, मैं और डॉक्टर नीलम हम क्लास फेलो से, और जो है वहीं से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। ज़ाहिर सी बात है, आई वॉज द वन टू प्रपोज हर। और बाकी उसने पता नहीं क्या सोच के हाँ कर दी। उसने पता नहीं क्या सोच के हाँ कर दी। शायद जो है ना मेरी जॉली नेचर देख के, या मैं बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह करता था या बहुत एक्टिव था, शायद ये चीज़ मेरे अकाउंट में गई। अदरवाइज़ कोई ऐसे और कोई क्वालिटी मुझे खुद में नज़र नहीं आती। लेकिन हम क्लास फेलो से वहीं से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 9 years वी गॉट मैरिड इन 2020। जो है ना 2019 के एंड पे हमारी शादी हो गई। लेकिन तो डॉक्टर नीलम की बात होती है, आप जो है कॉलेज फादर भी हैं, ईसा के बारे में कुछ बताएं। ईसा जो है वो जिसे कहते हैं ना एज अ सन इन द सोलर सिस्टम, वो इस वक्त हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मेरा और नीलम दोनों का। मतलब कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा से बहुत लविंग चाचू और लविंग मामू रहा हूँ।
अपने जितने भी मेरे ख़ानदान के बच्चे हैं उन वो मिसालें दी जाती हैं कि अहमद चाचू जैसे या अहमद मामू जैसे जो है ना वो उन जैसा कोई नहीं है। तो मैं जब फादर नहीं भी बना था तब भी मैं बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत बहुत अच्छा था। मैं बहुत लविंग हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, बच्चों की हरकतें, उनकी शरारतें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो आपके भतीजे भांजे होते हैं उनके साथ आपकी जो लविंग वो होती है वो सिर्फ फ़न की नेचर तक होती है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो सोना जागना पीना उन्होंने सब कुछ अपने मम्मा पापा के साथ ही होता है। लेकिन जब मैं फ़ादर बना तो वो एक नया एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को बंदा बयान नहीं कर सकता कि ईसा जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि मैं उसको अक्सर कहता हूँ कि ईसा बाबा का तो दिल है। ईसा तो वो वाकई दिल है, वो उसकी जो है ना ईसा के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। तो मेरी और नीलम दोनों की हमारा आपस में भी रिलेशन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ है ईसा के बाद। और ईसा के साथ तो ज़ाहिर सी बात है ही है। हाँ ये है कि ज़रा नोक झोंक चलती रहती है ईसा के साथ, तो उसको डांट डपट भी करनी पड़ती है कई दफ़ा। ज़ाहिर बात है आप वो इस स्टेज में है कि उसको चीज़ें सिखाई जा रही हैं और वो चीज़ें कुछ पिक कर रहा है, कभी शरारतें करता है, कभी ज़िद करता है, लेकिन उसकी ज़िद्दें और शरारतें सारी जो है वो उसके अंदर ही प्यार है सब कुछ। अच्छा सर, आपने जो है अपना मास्टर्स मलेशिया से किया है, तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आपकी मेमोरेबल में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया ना वो भी मलेशिया जाना था। मैं बहुत जब मैंने बीडीएस किया तो उसके बाद मैंने फ़ौरन ही हाउस जॉब के अंदर ना मैं आई गॉट मतलब कि मुझे इस तरह का था कि मुझे अब कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर ना, मतलब कि मुझे बिल्कुल जो स्टैगनेंट नहीं रहना। तो मैंने फ़ौरन ही जो है ना अपना एफसीपीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। पार्ट 1 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया। मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, बस बीडीएस में मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ जान नहीं मारी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को हमेशा याद रखूँ। और मुझे ये भी पता था कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आप काम सीखने से बड़े बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से जो है ना मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से जो है ना आपका नाम नहीं बनता, काम सीखने से और बाकी रिलेशन से जो आप यूनिवर्सिटी से निकालते हैं। खैर, तो मैंने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं एक एसोसिएट सर्जरी ज्वाइन कर ली मैंने, एक डेंटल क्लिनिक है एक यहाँ पर। उसके बाद मैं एएमडीसी भी रहा, इधर मैं एज अ डेमोस्ट्रेटर रहा। तो उसके बाद मुझे इंडक्शन मिल रही थी, जुलाई 2017 की बात है कि मुझे इंडक्शन मिल रही थी। बट उस वक्त मेरा पेरियोडोंटोलॉजी एमएससी में उधर एडमिशन हो गया मलेशिया में, तो मैं उधर चला गया। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस जो कि मैंने उस वक्त लिया। मेरे टीचर जो बता रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज़हर बिन अख्तर, उनके अंडर ही मुझे मिल रही थी ट्रेनिंग। लेकिन ही ऑल्सो इनकरेज मी कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, और बड़ा हेल्प किया सर ने, बहुत मोटिवेट किया। तो वहाँ गया तो वहाँ जो है ना मतलब एक दुनिया ही अलग थी। आप एक इस आपको इस तरह फ़ील होता है कि जैसे तालाब से एक समंदर में आ गए। हर जो है ना वो कंट्री का बंदा है वहाँ पर, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई वहाँ जाके मेहनत करता है ना तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनके वर्क एथिक्स, उनके पास जितना भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, रिलेटेड टू अदर थिंग्स, और उनकी बाकी हर चीज़, उनकी एक जो बाय द बुक चलने की आदत है ना मलेशियंस की, वो बहुत अच्छी है। और मलेशिया वेरी पीसफुल कंट्री, मुस्लिम स्टेट है, खाने पीने का भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। बस वेदर का थोड़ा सा इशू था कि वेदर थोड़ा सा हार्श है उनका, थोड़ा सा हर वक्त ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर और बारिशें होती हैं, वो भी कोई ख़ास इंजॉय नहीं कर पाता बंदा इतना ज़्यादा वेदर को। लेकिन ओवरऑल मलेशिया इज़ अ वेरी वेरी गुड कंट्री। और मैंने बहुत सीखा वहाँ पर अपनी सुपरवाइज़र से, अपने बाकी जितने भी दोस्त अहबाब थे जिनके साथ हम वहाँ पर थे, अपने कोलीग से, बाकी आगे पीछे हर जगह से बहुत इंजॉय किया मैंने। बाकी मलेशिया का आपने मेमोरेबल मोमेंट पूछा, तो मेमोरेबल मोमेंट जो है मलेशिया में, मैं थर्ड उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था, तो मैं फ़र्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। वो उनका पीजीआर सेमिनार होता है हर ईयर में, उसके अंदर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। और इसके अलावा बाकी वहाँ की मेरी जो सुपरवाइज़र थी, शी वाज़ अ वेरी वेरी काइंड लेडी, और उन्होंने बहुत सिखाया। और मेरी को सुपरवाइज़र थी, उन्होंने बहुत हेल्प की। मेरे कुछ टेस्ट रह गए थे मेरी रिसर्च के अंदर, तो उन्होंने अपनी ग्रांट से वो पूरे करवाए और मेरी डिग्री को टाइम पर मुकम्मल करवाया। और आई एम ऑलवेज़ इंडेप्टेड टू देयर कंट्रीब्यूशन इन माय मतलब कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री। और बाकी मलेशिया को हमने पूरी तरह एक्सप्लोर किया, खाया पिया, एंजॉय किया दोस्तों के साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सर, अगर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो आप उनके लिए एडवाइस किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मलेशिया के अंदर आप जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको कांटेक्ट करना होता है। पहले आपने यू हैव टू प्रेजेंट देम विद द रिसर्च प्रपोजल, आप पहले उनको वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फिर आपको वो जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस अगर दें तो उसके साथ फिर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन।
ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सुपरवाइजर्स आपको आपका एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ से यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और आपको ऑफ़र लेटर जनरेट करती है, और उस ऑफ़र लेटर की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप जा सकते हैं। प्रोसेस बहुत इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है, और उसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है। सो आई एम ऑलवेज़ हेयर, किसी भी स्टूडेंट ने अगर जाना हो तो आप जो है मेरे रेफरेंस से भी जा सकते हैं वहाँ पर, और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सर आपके अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है और आप खुद कैसे स्टूडेंट हो? मैं एज अ स्टूडेंट जो है ना वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं शुरू से ही। मतलब मेरी बहन भी, उन्होंने तो माशाल्लाह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसने किया है MBBS। और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मेरी शुरू से एक्सपेक्टेशन घर वालों को यही थी कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा, बट 0.1% से मेरा जो है ना वो रह गया था मेरिट। तो काफ़ी डिसहार्टेड था उस वक्त, लेकिन मेरे घर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने उस वक्त ज़ाहिर सी बात है एक स्टेप लिया और अपने मेरे फ्यूचर की खातिर उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और उसकी वजह से मतलब ज़ाहिर सी बात है उस वक्त फ़ीस ऑलमोस्ट मेरे ज़माने में 40-50 लाख रुपए का खर्चा था, जो कि कहना इतना आसान नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन ये है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। FSC तक मेरी पोजीशंस थी हमेशा बोर्ड में, और स्कूल में फ़र्स्ट 3 रैंक्स में मेरा लाजमी एक रैंक आता था, और हमेशा से यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। और मेरी अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन, जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग आर एजुकेशन सिस्टम और ये वो सारा कुछ, तो मेरा बेसिकली ये स्टूडेंट से यही एक्सपेक्टेशन है कि आप मेहनत करें, ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है मेहनत करना, लेकिन आप हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क जो है ना वो आपको हमेशा आगे लेकर जाएगा। जितने भी दुनिया में हार्ड वर्कर्स हैं ना, उन्होंने वो हमेशा एम्प्लॉय रहे हैं उनके जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क करें, और दूसरी बात ये है कि अपने आप को ना अपना रिस्क अल्लाह पे छोड़ दें बस। ये किसी रेस में ना रहें, किसी वो बहुत मशहूर एक वो भी सेइंग भी है कि एवरीवन हैज़ अ टाइम, हर एक का एक अपना अपना टाइम है। कोई 28 की ईयर्स में शादी का हो रही है, किसी की 32 की ईयर्स में शादी हो रही है, किसी की 25 में हो रही है, कोई 25 साल की उम्र में स्टेबल हो रहा है, कोई 28 की उम्र में स्टेबल हो रहा है, किसी की जॉब कब लग रही है, किसी की, हर बंदे का एक जिसे कहते हैं ना एक साइकिल है जिसके अंदर से उसने गुजर के जाना है, और ये सब कुछ डिसाइड अल्लाह कर। आप मेहनत से ना घबराएं और कोशिश से ना घबराएं। मतलब मेरी जब जॉब ख़त्म हुई थी, हाउस जॉब ख़त्म हुई थी, अप्लाइड इन 20 डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो मुझे 20 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कहीं से भी मुझे वो नहीं आई थी। हाँ, ये कि मैंने अप्लाई करना नहीं छोड़ा था। आप ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, लेकिन किसी रेस में ना रहें। रेस जो होती है ना वो इंसान को हमेशा एक ट्रॉमा और एक मेंटल स्ट्रेस से गुजारती रहती है कि वो मेरे से आगे बढ़ गया, और बाकी ये रेस ख़त्म भी नहीं हो सकती। आप जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल की ख्वाहिश कर रहा है, जिसके पास बाइक है वो कार की है, जिसके पास छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी की, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो बड़े बंगले की। तो ये रेस तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप अपने से ऊपर हमेशा देखते जाएंगे, और हमेशा जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस में रहेंगे। हाँ, आप एनवी ज़रूर करें, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस जैसा करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसके साथ रेस में लग जाएंगे। नहीं, मैं तो इससे ऊपर जाके दिखाऊंगा, मैं ये करूँगा। मैं रिस्क अल्लाह की ज़ात के हाथ में, रिस्क और इज़्ज़त अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। अगर इंसान के हाथ में रिस्क और इज़्ज़त होती ना, तो दुनिया का हर इंसान भूखा और बेइज्जत होता। तो इसलिए रिस्क जो है ना वो आप अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। ये मेरी बेगम जब ये बात सुनेगी तो वो काफ़ी जो है ना वो हंसेगी इस बात पे कि अहमद ये बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये, क्योंकि मैं कई दफ़ा कोई पेशेंट चला जाता है ना हाथ से, तो बंदे को थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है बंदा कि एक पेशेंट चला गया हाथ से। और लेकिन मेरी बेगम हमेशा मुझे कहती हैं कि किस्मत से ज़्यादा नहीं, वो कहते हैं ना नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। तो यही है हर चीज़। मेरे स्टूडेंट को भी ये एडवाइस है कि डू नॉट गेट इनटू अ रेस, अपनी फील्ड के अंदर अपना नाम ज़रूर कमाएं, और स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क के बजाय। सर आपने एक बहुत अच्छा क्लिनिक सेटअप किया है थोड़े से टाइम में, तो आप उसके बारे में बताएं कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिल्कुल, जो क्लिनिक है वो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूँगा डॉक्टर फ़ारूक का। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरी स्किल्स पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने एक बाल टाउन वाला जो फ़ारूक हॉस्पिटल है उसके अंदर उन्होंने मुझे इंडक्ट किया एज़ अ चीफ़ डेंटल सर्जन। तो बिल्कुल बहुत चैलेंजेस थे इनिशियली आपको, मतलब कि मेरे पास फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो था, मैं एज एन एसोसिएट काम करता था, लेकिन बिल्कुल वो जो एक्सपीरियंस होता है कि आपने ही सब कुछ रन करना है, वो मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं था। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मार्केटिंग करनी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और आजकल का दौर मार्केटिंग का ही दौर है। मैंने मार्केटिंग बहुत की अपने क्लिनिक की, और जितना भी पेशेंट आए ना मैंने उनका सिद्ध के दिल से काम किया। मैंने कभी किसी किस्म पेशेंट को चूना लगाने की कोशिश नहीं की। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे हाथ में
जो है ना शिफा डालना शुरू कर दी और पेशेंट के दिलों में मेरे लिए इज़्ज़त पैदा करना शुरू कर दी, और इसकी वजह से अब रेफरल सिस्टम वर्ड ऑफ माउथ के तहत पेशेंट आता है और आके कहते हैं कि हमने यहाँ से काम करवाना है। बाकी ये है कि फिर एट दी एंड वही वाली बात कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, मेरा काम है सिर्फ कोशिश करना। मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी मैं बहुत सारे क्लिनिशियन से बहुत पीछे हूँ, लेकिन मैं इस तरह सोचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इस तरह सोचता रहूँगा तो फिर तो हर वक्त डिप्रेस रहूँगा कि वो मेरे से आगे निकल गया, उसने 6 पेशेंट कर लिए, उसने 8 पेशेंट कर लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास आए मैं उसका काम बहुत अच्छे से करूँ ताकि वो आगे 10 बंदों को बताए। तो दैट इज़ द की। आपके पास 1 पेशेंट आए, 10 पेशेंट आए, करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। इस वक्त पॉडकास्ट पे हम बैठे हैं, बात करनी बहुत आसान है, लेकिन एट दी एंड जब आपके पास ये एक्सपीरियंस आता है ना, जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको लेकर चलना और अपने आप को उस वक्त जिसे कहते हैं ना मजबूत रखना और अपने आप को स्ट्रेंथ देना उस वक्त के, कोई बात नहीं इंशाल्लाह आएगा पेशेंट आएगा। बहुत सारा टाइम ऐसा भी था, 2-2 3-3 महीने के पेशेंट बहुत कम थे और जो शेयर है वो बहुत कम बनता है, और आप टेक होम मनी आपकी इतनी नहीं होती कि आप कह सकें मैं एक अच्छा क्लिनिक रन कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही शेयर जो है वो 10 टाइम्स का 50 टाइम्स इंक्रीज़ है, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र है। ये सब अल्लाह की देन है, वो जब चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। सर, जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आपकी कोई एडवाइस? मेरी बिल्कुल एडवाइस यही है कि एक तो सबसे पहले क्लैरिटी पैदा करें कि सबसे पहले आपने करना क्या है। आपने इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ एकेडमिक कैरियर तो आप एकेडमिक कैरियर के तौर पे अपना आप को आगे लेके चलें। इफ़ यू वांट टू बी ए क्लिनिशियन तो डो नॉट वेस्ट टाइम, आप फ़ौरन अपनी कोई डिप्लोमास या इस तरह के कोर्सेज़ करें एंड देन यू गो फॉर अ क्लिनिक राइट अवे। अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं तो स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर द डिफरेंट जितने भी डेंटल काउंसिल्स के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए अप्लाई करें। 2-2 कश्तियों के सवार नहीं रहना कभी भी, हमेशा एक जगह पर आपने फोकस करना है और उस फोकस के ऊपर आपने डट जाना है, और उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ देनी है। मेहनत करना आपका काम है, आगे तो देना अल्लाह का काम है, तो उसमें आपने डट जाना है। लेट्स सपोज़ कि अगर कोई आप में से जाना चाहता है कि जी ऑस्ट्रेलिया मैंने मूव करना है, या मैंने बाहर, लड़कियां ख़ास तौर पे जितनी भी यंग ग्रेजुएट्स हैं उनकी अभी इंशाल्लाह शादियां होनी हैं, तो उनके कोई इन लॉज हैं, कोई बाहर हैं, कोई पाकिस्तान में है, तो अभी ज़ाहिर सी बात है उनके लिए क्लिनिक सेटअप करना तो मुश्किल काम है। तो उनको मेरी एडवाइस होगी कि वो अभी क्लैरिटी पैदा करें कि उन्होंने करना क्या है। उन्होंने अगर बाहर मूव करना है, इफ़ दे वांट टू गेट मैरिड आउटसाइड और पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है उनके रिश्ते आ रहे हैं कुछ भी, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें कि हमने वहाँ जाके, और अपना नाम खुद पैदा करें। डो नॉट मतलब किसी ऊपर जो है ना रिलाई नहीं करना कि मैं उसके साथ मेरा भी बन जाएगा। आप अपना नाम पैदा करें तो उसके बाद आप देखेंगे कि माशरे में और घर में आपकी जो इज़्ज़त है वो डबल से भी ज़्यादा होगी। हाँ ज़ाहिर सी बात है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं अपनी उसके साथ, और वो उतना गैप पीरियड आप ले सकते हैं बीच में। ज़ाहिर सी बात है 6-7 साल के अंदर आपकी शादी है, इंशाल्लाह आपकी फैमिली इंक्रीज़ होती है, फिर फैमिली बड़ी होती है, लेकिन फिर आपके पास टाइम निकल आता है जो फैमिली इतनी इंक्रीज़ होकर बच्चे बड़े हो जाते हैं कि वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, देन यू हैव अ टाइम, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारा स्टूडेंट्स के ऊपर मैं कहूँगा कि आजकल के दौर के अंदर सिर्फ डेंटिस्ट्री के ऊपर रिलाई करना भी बेवकूफ़ी है। आप जैसे आपने ये पॉडकास्ट, आपने चैनल स्टार्ट किया, इस तरह बाकी मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अपने अपने डिफरेंट वेंचर्स स्टार्ट करें। सेकंड अर्निंग जो है ना वो लाजमी है, ज़रूरी है, हसल करते रहें हर वक्त कहीं ना कहीं, कोई यूट्यूब के ऊपर, कोई ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, कोई मतलब क्रिप्टो करेंसी में, किसी में भी, वट एवर यू फील कि आपको ये आपके लिए ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करें अच्छी सी, और ब्लाइंडली नहीं, रिसर्च करके उसके ऊपर, और उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करें अपना टाइम भी, अपने पैसे भी, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज़ अ की टू सक्सेस राइट नाउ। सर, आप ये हमको बताएं क्या राज, आप इतने चिल कैसे रहते हैं? नो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अफेक्ट्स यू, आप कैसे इतने चिल रहते हैं? मेरा लाइफ में ना सिर्फ एक, असल में मैं कुछ ऐसे टीचर्स भी मुझे ज़िंदगी में मिले हैं जो ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जिनके साथ बिल्कुल नहीं बनी। तो उसके अंदर जो है ना वो इस तरह रहा कि मैंने अपने आप को, दो रास्ते होते हैं इंसान के पास, या तो वो जिसके पास इतनी ज़्यादा जैसे हार्डशिप्स अगर आपके पास आएँ तो आप कहते हो कि नहीं मैंने अगले को भी हार्डशिप इतनी देनी है, या आपके पास तरीका ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे तो नहीं मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार ये जो मेरे साथ हुआ है ना ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे जितने टीचर्स ने स्ट्रेस दिया ना, जो भी थे 2-4 टीचर्स जिन्होंने स्ट्रेस दिया, तो मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं उन जैसा ना बनूं। और मैं अभी भी आप देखते होंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा चिल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डांटता नहीं हूँ या कुछ नहीं करता, और स्टूडेंट्स भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया हमेशा। बाकी चिल आउट का यही है कि लाइफ को ईजी लेता हूँ मैं अपने, और इन्जॉय करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कई दफ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा शो नहीं करता।
तो बाकी जो कोलीग्स वगैरह हैं या आपने उनके साथ जो है वो सब हंसी मजाक के अंदर ही ज़िंदगी है यार, स्ट्रेस लेके क्या करना है आपने। बीवी का वो कम टेंशन। हाँ बिल्कुल, मेरी माई वाइफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइफ्स वन कुड हैव। और मेरी बहुत बड़ी लक है कि नीलम ने आज तक मुझे जो है ना बिल्कुल भी किसी मामले में भी उसने मुझे स्ट्रेस नहीं दिया, ना फाइनेंशियली, ना कोई वो डिमांडिंग है, ना कोई इस तरह की चीज़ है। और लाइफ का हर डिसीजन मैं उसके जो है ना हम दोनों इकट्ठे लेते हैं। ये की टू अ सक्सेसफुल मैरिज है। उसने अपनी ज़िंदगी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन मुझसे पूछ के लिया, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं हर डिसीजन पूछ के ही, मतलब आपस में सलाह सलाह करके, एक दूसरे के साथ मशवरा करके, फिर ज़ाहिर सी बात है डिसीजन अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है, लेकिन उसमें आप अगर दूसरे को कायल कर लें कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो दैट इज़ गुड। लेकिन ये है कि मेरी बीवी ने कभी भी मुझे जो है ना वो स्ट्रेस में इस तरह रहने नहीं दिया। हाँ, छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, वो ज़रूरी है, वो बिल्कुल पिच परफेक्ट रिलेशन तो हो नहीं सकता। अच्छा सर, आपके लव फॉर फूड और क्रिकेट के बारे में बताएं। आप हमेशा इतने अच्छे कमेंट्स पास करते हैं क्रिकेट पे, हम सब एंजॉय करते हैं उसको। बेसिकली ना मैं हूँ फैसलाबाद डिवीज़न से, तो हमारी ना हमारे ब्लड में सार्केज़म है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। मतलब मुझे मेरे घर में भी इवन आप अभी हम कज़न्स इकट्ठे हो जाएं या कुछ हो जाएं, तो हम इतने एक दूसरे को तंज मज़ा, और पंजाबी में जुगते कहते हैं कि जुगते मारते हैं कि हम बोर नहीं होते एक दूसरे से कभी भी। हम इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हम कहीं इकट्ठे बैठे हुए हमें मोबाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक दूसरे की टांग खींचना, कभी को मेरी खींच रहा है, कभी हम किसी की खींच रहे हैं, तो वो चलता रहता है। तो इस वजह से सार्केज़म जो है ना वो मेरे ब्लड में, और मुझे वैसे भी मुझे फ़ील होता है कि मेरी जो नेचर है ना उसके अंदर विटीनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा विटी हूँ, जल्दी जवाब देना और एक चीज़ को जल्दी जो है ना वो क्लिक कर जानी मेरे दिमाग में, वो बहुत जल्दी होती है। तो क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट से रिलेटेड मैंने क्रिकेट खेली भी बहुत है, और क्रिकेट को मैं फॉलो भी बहुत करता हूँ। और क्रिकेट जो है ना वो जैसे कहते हैं ना, इट रन्स इन द ब्लड, तो वो वाला सिलसिला है। पाकिस्तान कहीं पर भी खेलता है और कभी भी कुछ इस तरह गलत हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके ऊपर फिर गुस्सा बहुत चढ़ता है। मैं कई दफ़ा मुझे फ़ील होता है कि मैं बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी दे जाता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा खुद पे इख्तियार नहीं होता। मैं क्रिकेट जो है ना वो जब मैं मैच देख रहा होता हूँ ना, तो मेरी मदर और मेरी वाइफ वगैरह ये मेरे करीब नहीं आती हैं, कहती हैं कि ये जो है ना इसको बस बैठा रहने दो साइड पे। और मैं इवन दोस्तों में देख रहा हूँ तो फुल टाइम इमोशनल सीन चल रहा होता है, तो इसके ऊपर मेरा काबू नहीं है। हाँ ये है कि ये काबू होना चाहिए बंदे का, लेकिन मैं बहुत बहुत डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और फूड तो हम पंजाबी हैं, पंजाबियों का काम ही खाना है। तो मेरी असल में मदर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया। मतलब हमारा खाना घर से बन के बाकी जो है ना वो जाता रहा है मोहल्ले में, बाकी जगहों पर भी, और बहुत बहुत पसंद करते थे हमारा खाना लोग इर्द गिर्द वाले भी। और इस वजह से बस फूड फॉर लव फॉर फूड वो जो है वो पैदा हो गया, और अभी तक वो चल रहा है। कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है लाहौर में जो मैंने और मेरी बेगम ने एक्सप्लोर ना किया हो, और हर जगह हम जाते हैं, नई से नई चीज़ें ट्राई करते हैं। और बस हर दफ़ा खाना खा के मैं यही सोचता हूँ कि इंशाल्लाह अब से जो डाइटिंग शुरू है, लेकिन वो पता भी नहीं लगता, 3-4 दिन फिर गुजर जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्लान बन जाता है। और ये जो है ना ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि खाना ज़िंदगी है बिल्कुल। सर, यंगर जनरेशन के लिए आपकी कोई एडवाइस? यार मैं वैसे ख़ुद को फ़ील करता हूँ कि मैं बहुत यंग हूँ, मैं कोई इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं जो हूँ कोई एडवाइस दूँ। मैं बस यही एडवाइस दूँगा कि चिल आउट रहें और मेहनत करते रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें, और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप दूसरों के लिए आसानी नहीं ना पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करना बंद कर देगा। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इज़्ज़त सिर्फ वही है जो स्टूडेंट्स या कोई भी आपके पीछे करे आपकी, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सख्त हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो कोई भी अच्छे दौर पे आपको याद नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको इस दुनिया से जाना है। और मेरा अपना पर्सनल, मैं बहुत ज़्यादा तो फॉलो नहीं कर पाता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, ये तो दूसरे लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये कि ऐसे काम बंदा करके जाए या ऐसा इंटरेक्शन लोगों के साथ करके जाए कि कोई आपको पीछे आपकी जो है ना वो बदखोई ना करे, सब आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। बिकॉज़ कोई बादशाह है या कोई फ़कीर है, जाना तो सब ने है, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपने जाना है, मैटर वही करता है जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और साथ यही चीज़ें जानी है, आपका इखलाक जो है वो, जिसे कहते हैं ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इट्स अ कोर टू सक्सेस। तो कोर जो है ना वो इखलाक है। अच्छा इखलाक जो है ना वो इंसान, उससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं अच्छे इखलाक से। हर एक के साथ अच्छी तरह पेश आएँ, और अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो बस आप उससे
किनारा कशी इख्तियार कर लें। बेहतर तो यही है आप ना उनके ख़िलाफ़ कोई वो प्रोपोगंडा करें, आप उनके साथ किनारा कशी कर लें और बाकी अपने पैशन को फॉलो करें, अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करें और अपनी फैमिली को टाइम दें। और क्योंकि उनसे बढ़ के कुछ नहीं, अपने दो हर जगह पर एक बैलेंस मेंटेन रखें अपना। सर आप जो है आपकी इसके अलावा कोई हॉबीज? हॉबीज़ यार मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ। हॉबी तो नहीं है वैसे, ये हॉबी हो सकती है। हाँ, मैं ऑनलाइन यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैंने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं कुरान लेक्चर सुनता हूँ। मैं इसके अलावा क्रिकेट खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ हर वीकेंड के ऊपर। और खाना खाना भी हॉबी है किस्म की। जो जितना मैं खाता हूँ उतनी वो तो हॉबी में कंसिडर होना चाहिए। बाकी ये है कि अब ईसा के साथ खेलना मेरी हॉबी बन गई है, बस उसके साथ खेलता रहता हूँ। और बाकी ऐसा कोई इतनी को ख़ास हॉबी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि क्रिकेट श्रिकेट अगर का प्लान बन जाए तो वो फिर मैं लाजमी उसको फॉलो करता हूँ। सर आप पेरियोडोंटोलॉजी के फ्यूचर, पाकिस्तान में फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? पेरियोडोंटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, बेसिकली इनको ना कहा जाता है दे आर द क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ गम्स कह सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ माउथ होते हैं। कि हम वापस उस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, रिकंटूर करते हैं हर चीज़ को। लेकिन पेरियो का सिलसिला ये है कि पेरियो इज़ इन एमर्जिंग फील्ड इन पाकिस्तान। और अभी बहुत सारे लोगों को ना हमारे पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री की आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई है कि हमने दांत निकलवाना है, हमने केरियस दांत निकलवाना है, हमने रूट कैनाल्स करवानी है। लेकिन पेरियो तक पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा सा भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज़ यहाँ पर भी एएमडीसी में हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि यू नीड अ फ्लैप सर्जरी, यू नीड गम रिकन्स्ट्रक्शन। तो लेकिन जो है ना वो पेशेंट्स जो है ना वो उस चीज़ को उतना फॉलो नहीं करते। वो अभी इतना कॉन्टम्पलेट कर नहीं पा रहे पेरियो को एज अ फील्ड। लेकिन ये है कि पेरियो इज़ अ वेरी वेरी गुड फील्ड। उसके अंदर आपकी रिकन्स्ट्रक्शंस है, आपकी बोन से रिलेटेड, आपके गम से रिलेटेड। इम्प्लांट्स भी हम तो पेरियो में ही मानते हैं। हम ये सर्जरी वाले खींच लें अपनी तरफ तो एक अलग बात है, लेकिन सर्जरीज पेरियो की, और पेरियो के अंदर जो आपकी दूसरी है जो स्केलिंग है, जो सिंपलेस्ट प्रोसेस है द स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप देखेंगे अभी आप स्केलिंग रूट प्लानिंग करें, उसके बाद आप पेशेंट को बुलाएं तो पेशेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, उसके गम्स बहुत अच्छे होते हैं। और इट्स अ की टू गुड ओरल हेल्थ। जो अगर गम्स हेल्दी तो इट मीन्स आपकी जो है ना ओरल हेल्थ इज़ वेरी गुड। सर एएमडीसी में अपने एक्सपीरियंस के बारे में? एएमडीसी जो है ना उसने मुझे पहचान दी है। एएमडीसी ने मुझे तब अपनाया जब ज़ाहिर सी बात है कोई भी नहीं अपना रहा था। एएमडीसी ने मुझे तब जॉब दी एज अ डेमोन्स्ट्रेटर। मैंने उस वक्त जॉब की और उसके बाद जब मैं वहाँ से ग्रेजुएट करके आया, तो जब मैं ग्रेजुएट करके वापस आया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैं वापस आया तो तभी एमडीसी ने मुझे विद ओपन आर्म्स जिसे कहते हैं रिसीव किया। डॉक्टर सादिया का मैं ऑलवेज़ इंडेप्ट हूँ कि डॉक्टर सादिया ने मेरी बहुत हेल्प की यहाँ पे जॉब सिक्योर करने के लिए। और डॉक्टर फ़ारूक की मतलब कि क्या कहते से एट दी एंड तो उनका ही डिसीजन होता है। और उन्होंने जो है ना बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने मुझे ऑफ़र की जॉब, उसके साथ मैंने अपनी बेगम की जॉब उनसे कहा कि सर प्लीज़ वो भी दे दें, तो उन्होंने वो भी दी। और उसके बाद मैंने कहा सर मैंने थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा कि सर मुझे रहने की जगह भी दे, मतलब वो मेरी हर बात मानते रहे। और मतलब आई एम ऑलवेज़ इंडेप्टेड टू दैट पर्सन। उन्होंने उस वक़्त रिसीव किया जब बाकी दुनिया में ऐसा मतलब कि एक दो जगह से मुझे ऑफर्स थी, लेकिन अख्तर सईद ने मुझे नाम दिया, पहचान दी और उसके बाद मुझे प्रमोशन दी। उसमें डॉक्टर साबिर हुसैन का बहुत रोल है, सर ने बहुत रोल दिया, डॉक्टर सादिया ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ निभाया। और यहाँ पे मैं डेमोस्ट्रेटर से स्टार्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर तक इसी कॉलेज के अंदर ही हूँ। और आई होप कि आगे भी जो है ना वो लॉयल्टी गोज़ अ लॉन्ग वे, तो मैं इंशाल्लाह इसी में रहूँगा। सर आपका अपने कोलीग के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। जितने भी कोलीग्स हैं मेरे, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इन्जॉय करते हैं। ख़ास तौर पे डॉक्टर वक़ार, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर खाकान, ये सारे मेरे बड़े भाई हैं। मैं सबसे जूनियर हूँ, मैं सबसे जूनियर एपी हूँ, तो मेरे से जितनी भी फैकल्टी में बड़े हैं वो सबसे बड़े हैं। मेरे सारे जो है ना मेरे से सीनियर्स हैं, लेकिन हम बहुत शुगर लगाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। और वो बड़ा प्यार से और बड़े जो है ना वो उससे मेरी बात भी सुनते हैं। और ज़ाहिर बात है मेरे ऊपर वो भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं फिर सह लेता हूँ क्योंकि मेरे से तो बड़े हैं। अब मैं ज़ाहिर सी बात है क्या कह सकता हूँ, ये तो हमारी नेचर में है बड़ों का रिस्पेक्ट करना। बाकी मेरे कोलीग्स में मेरे एचओडी जो हैं डॉक्टर खालिद, उन्होंने भी बहुत अच्छा उनका जो है ना
हमेशा रोल रहा है। और मेरे कोलीग्स डॉक्टर शाहताज हैं, अभी जो डेमोस्ट्रेटर्स आए हैं डॉक्टर अर्शिया, डॉक्टर रोहान, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, और हर बात मानते हैं, और बड़ा अच्छा एक बड़ा लविंग एनवायरनमेंट है। बाकी ऊंच नीच हर कॉलेजेस में होती है, हर जिस वर्क प्लेस में भी हो, जारी सी बात है 100% लोगों के साथ तो नहीं आपकी बन सकती, लेकिन ये कि जितना जो सर्कल है मेरा वो सारे का सारा बहुत अच्छा है। डॉक्टर सादिया हैं, वो बहुत जो है ना रही हैं। डॉक्टर मेरी एक्स HOD डॉक्टर ज़ैनब, डॉक्टर ज़ैनब जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा लविंग हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मुस्बा, डॉक्टर मुस्बा, उनके साथ बड़ी अच्छी रही। डॉक्टर नबील मेरे बड़े अच्छे, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स डॉक्टर नबील, तो सबके साथ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ कहना चाहेंगे आप एमपीसी के लिए, कुछ इम्प्रूव करना चाहेंगे या कुछ? AMDC बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकता है। AMDC बस लोकेशन के वाइज AMDC थोड़ी सी मार खा जाता है कि पेशेंट्स का फ़्लो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के। बाकी ये कि जगह के लिहाज से भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। वर्क एथिक्स बहुत बेहतर हो सकते हैं AMDC में, उसमें हम भी शामिल हैं, ज़ाहिर सी बात है, ईच एंड एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाकी ये कि AMDC ठीक कर रहा है, बाकी अपने लेक्चर्स भी ठीक हो रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। मतलब आप जब यहाँ पर एज एन एम्प्लॉई आते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो रहती है। आप कभी भी हमें निराश नहीं किया AMDC ने। कोविड के अंदर, इवन के कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों से लेट ऑफ किया पीपल, लेकिन AMDC ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को पेज दी, उन्हें रखा। और इवन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बहुत बातें मानती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से इख्तलाफ तो हमेशा हर एक का ही होता है, वो नहीं हो सकता। एज अ स्टूडेंट भी होता है, हमारा शरीफ सिटी में होता था, आपका AMDC में होता होगा। लेकिन ये है कि AMDC इज़ क्वाइट फार बेटर दैन बाकी कॉलेजेस जिनका मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, कि जिसकी वजह से काफ़ी रिलैक्सेशन भी है और अच्छा माहौल है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस। तो इम्प्रूव करने में AMDC जो है ना वो अपनी पेशेंट रेशो इंक्रीज़ कर सकता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स अगर बन जाएं और मतलब के खुले खुले बन जाएं, हर डिपार्टमेंट अलग-अलग हो, और उसकी वजह से फिर ई-लर्निंग स्टार्ट हो, बहुत प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जा सकते हैं इसके अंदर। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएंगे। इट्स इन द बेबी स्टेप्स राइट नाउ। अभी तो 2 या 3 बैच निकले हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम AMDC विल टच द न्यू हाइट्स इंशाल्लाह सून। थैंक यू सर, आपने टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा मज़ा आया मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराने में। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन जो है ना इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप जिसे कहते हैं ना, मैंने सारे आंसर्स जो हैं वो दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और आपका यही काम आगे बढ़ता रहे अलॉन्ग विद द डेंटिस्ट्री, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह दोबारा पॉडकास्ट ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, ऑन एनी अदर टॉपिक इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू।